ओके। सो पिछला लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी बच्चा कि कैसे आपके पास एक पीएन जंक्शन बनता है, कैसे वहाँ डिप्लीशन लेयर बनती है। आज हम लोग बात करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में बात करेंगे, बायसिंग के बारे में बात करेंगे, जंक्शन पोटेंशियल की वजह से जब बैटरी लगाई जाती है तो क्या असर पड़ता है उसकी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ कर दें आपके, क्योंकि आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और आखिरी के टॉपिक भी है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये आपके पास एक, अब छोटा सा एक बनाते हैं बैरियर। ये हमारे पास बैरियर, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। बीच में मान लो ये पोटेंशियल बैरियर की लाइन बना रहे हैं। इस तरफ क्या होगा, इस तरफ चूंकि इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो आपके पास यहाँ एल्युमिनियम है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके ये निगेटिव आयन हो गए होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं तो यहाँ फास्फोरस आपका पॉजिटिव की तरह से है। ये आपका एक और बाउंड्री है। नाउ दिस इज द डिप्लीशन लेयर। यहाँ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर काम कर रही है। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इधर के जो पॉजिटिव चार्ज होल हैं उनको इधर जाने से रोकती है, और इधर के जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस में, मेजॉरिटी की बात करें, उनको इधर आने से रोकती है। एक तरह से मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों के ऊपर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन सा यहाँ पर लग जा रहा है। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कह भी सकते हैं कि भाई कोई इक्विलिब्रियम की स्थिति आ सकती है कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की। ठीक है, वही मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी इस लेवल पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हमारे पास एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन गई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सर्किट की इस सिरे से इस सिरे के बीच में कोई नेट करंट नहीं है। ठीक, कोई नेट करंट नहीं है। ये हमारे मटेरियल में बहुत सारे चार्ज भरे हैं, नेगेटिवली चार्ज, बहुत सारे चार्ज भरे हैं पॉजिटिवली चार्ज, बट देयर इज नो करंट, जैसा कि नॉर्मल किसी भी मेटल के अंदर होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर मामला है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ होल्स हैं, कुछ होल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, होल्स माइनॉरिटी में है। इधर क्या है, इधर बहुत सारे होल्स हैं, सारे सर्किल होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह का मामला है। अब हम इनको पार कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाए और आगे अपनी यात्रा पूरी करे। तो यात्रा पूरी करने के लिए भैया हमको रास्ता बनाना पड़ेगा। तो हम एक रास्ता बनाते ताकि सर्किट पूरा हो, और इस रास्ते में इधर से भी रास्ता बना दिया। रास्ता मतलब मेटल के वायर से यहाँ पर कनेक्ट है। अब यहाँ पर इस यात्रा को चालू रखने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। तो हम क्या जोड़ने वाले हैं, यहाँ एक बैटरी जोड़ने वाले हैं। तो बैटरी जैसे है आपका, अब बैटरी के लिए क्या है, आपने एक तरीका क्या किया, बैटरी के पास भी एक प्लस सिरा होता है, बैटरी के पास भी एक माइनस सिरा होता है। ठीक है, ये सब जानते हैं। तो अब जो प्लस सिरा होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल आप कह लो, नेगेटिव सिरा नेगेटिव पोटेंशियल आप कह लो। तो अब आप यहाँ पर जरा देखो, पी और एन जंक्शन का जो पी टाइप है वो किसके साथ जुड़ा है, पॉजिटिव के साथ, और जो एन टाइप है वो जुड़ा है निगेटिव के साथ। आप इसको ऐसे कह सकते हो, निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो पी के साथ है, निगेटिव एन के साथ में है। दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग। क्यों कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग, हम अभी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही आपने बैटरी को निगेटिव सिरे को जोड़ा, जब तार से जोड़ा गया तो तार के थ्रू आप मान सकते हो बैटरी ने इस सिरे को निगेटिव कर दिया। ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें इस जगह पर एक निगेटिव पोटेंशियल का प्रभाव आ गया। यानी जो तार है, इस तार ने क्या किया, यहाँ पर एक निगेटिव पोटेंशियल का इफेक्ट डाला। अब लोग क्या करते हैं टेक्निकली, यहाँ जो तार होता है उस तार के साथ एक मेटल की प्लेट यहाँ पे जोड़ दी सपोज। अभी जो मेटल की प्लेट है वो इस तार की वजह से निगेटिवली चार्ज हो गई। तो जब निगेटिवली चार्ज हो गई तो क्या करेगी, ये जो इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन है इनको ये निगेटिव पोटेंशियल धक्का देगा। तो इस तरफ ये सारे इलेक्ट्रॉन धक्का महसूस करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं थे, ये ऑलरेडी रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन ये रैंडम मूवमेंट पूरी तरह से रैंडम था। लेकिन जब एक पोटेंशियल लग जाएगा तो अब ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना, तो मैंने बताया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो जो चार्जों का मोशन होता है उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे उस पोटेंशियल से। अब जरा देखो, जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, बैरियर की तरफ भागेंगे कि इसको क्रॉस करें। लेकिन बैरियर की भी अपनी एनर्जी है, बैरियर उनको रोकने की कोशिश करेगा।
तो अब यहाँ पर बाहर की जो बैटरी है वो अपना पोटेंशियल अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल रही है और वो इलेक्ट्रॉन बैरियर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बैरियर उसका नाम है, उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पार करने वाले चार्जों को वापस से रोकने का काम करे, क्योंकि मूल रूप से बैरियर है ना, इसका काम ही रोकने वाला है। तो जरा आप यहाँ पे देखें, आप जो बाहर से बैटरी लगा रहे हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस की तरफ होती है। और जो बैटरी के जो पीएन जंक्शन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, प्लस से माइनस। जरा देखो, क्या आप इन दोनों के अपोजिट नेचर को देख पा रहे हो? दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटरनल ये वाली है, एक्सटर्नल ये है। अभी क्या है, बैटरी आपने बहुत पावर, अभी उसमें मान लो रेगुलेटर लगाया तो आपने बहुत थोड़ा सा पोटेंशियल लगाया है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम है। अगर हम इसकी डंडी को भी दिखाएं तो छोटा है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो हमने छोटी डंडी बनाई। यानी अभी क्या है, अभी ये जो लाइन है ये शो कर रही है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये लाइन है ये शो कर रही है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जाहिर सी बात है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन है, उनको इस बैटरी की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी। किस लिए एनर्जी नहीं मिलेगी, कि क्या करने की एनर्जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जंप करना है, इलेक्ट्रॉनों को बैरियर को पार करके दूसरी तरफ जाना है, नहीं मिलेगी। आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और बढ़ाई, बाहर की बैटरी का पोटेंशियल थोड़ा और बढ़ा दिया, तो जब बढ़ा दिया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और बढ़ गई। थोड़ा और बढ़ने से क्या हुआ कि अब आप देखो, अब इलेक्ट्रॉनों को और एनर्जी मिली होगी, लेकिन अभी भी बैरियर उनको रोके है, क्योंकि अभी भी वो उसको स्टॉप, उनको उतना नहीं है कि उनको जंप कर जाएं। अब जरा सोचो, द मोमेंट आपकी चार्जों की इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी जो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, तो उस समय क्या होगा, जब दोनों बराबर हो गए तो अब ये मतलब अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन अब क्रॉस करना शुरू कर देंगे। अब एक चीज और मैं यहां पे बता दूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम थी, तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास अपनी खुद की तो भी कुछ ऊर्जा रही होगी। भाई इलेक्ट्रॉन जब मटेरियल के अंदर है तो खुद अपनी कुछ एनर्जी लेकर रहे होंगे, तभी तो मूव कर रहे थे। वो एनर्जी तो थी ही इनके पास, बाहर से बैटरी की भी एनर्जी इनको मिल गई। तो होता क्या है, ऐसा ये देखा जाता है कि जब आपके बाहर से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी अभी मैथमेटिकली इसके बराबर नहीं हुई, जैसे मान लो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज x यूनिट, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है x यूनिट, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है x-1 यूनिट, अभी थोड़ा कम है। तो उस समय क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की भी जो एनर्जी और यहां जो एनर्जी मिली, दोनों मिल जाएंगी। मिलने की वजह से क्या होगा कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस बैटरी वाली एनर्जी और अपनी एनर्जी को जोड़ करके इस बैरियर के इस तरफ पहुंच जाएंगे, कुछ 10-20। कभी इसको देखा है, कभी जो प्रोटेस्ट होता है, कभी आपने देखा हो टीवी पे, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, एक तरफ भीड़ है, उस तरफ इधर पुलिस है, और इधर से पुलिस का बल है जो लोगों को ढकेल रहा है। उधर से क्या हो रहा है, कुछ लोग जंप करके उस बैरिकेडिंग को, और बैरिकेडिंग के बाद जो पुलिस की पूरी रो बनी उसको पार करके इधर चले आते थे। तो इक्का दुक्का कुछ हाई एनर्जी के लोग थे, बड़े ऊर्जावान, एकदम जंप करके चले आए, एथलेटिक किस्म के। लेकिन चूंकि बैरियर है अभी, वो तो बैरियर है, तो अभी वो मेजॉरिटी वाले चार्जों को, लोगों को रोक रहा होता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि पूरी की पूरी भीड़ उस बैरियर के ऊपर से फांद के उसको गिरा करके पार करना शुरू कर देती है, फिर रुकावट नहीं रह जाती है। तो अभी वैसी स्थिति है। अभी क्या हुआ है, आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी से लगाई, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन, अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2-4-6% इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी के वहां से बैरियर को पार करके दूसरी तरफ यहां पर पहुंच जा रहे हैं, यहां दूसरी तरफ पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दिया। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब आप कहोगे सर अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जिधर पहुंच गए तो क्या हुए, तो जब इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, इस होल से रिकम्बाइन कर लिया। जैसे होल से रिकम्बाइन किया, इस हिस्से में एक होल कम पड़ गया,
तो उसी समय होल रिकम्बाइन करने का मतलब एक बॉन्ड कोई रहा होगा, बॉन्ड में तो होल दिख रहे हैं, वो बॉन्ड में होल गया तो बॉन्ड पूरा हो गया। तो तभी यहां पर फिर एक बॉन्ड कहीं टूटेगा। द मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, यहां किसी होल के साथ रिकम्बाइन किया, उसी समय क्रिस्टल के अंदर फिर एक बॉन्ड टूटेगा, उस बॉन्ड का होल यहीं रह जाएगा, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो इस सिरे को पार करता हुआ यहां घुस जाएगा, इस बैटरी के सिरे पर। और जिस समय इस यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप किए थे तो यहां कुछ इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉनों कमी पूरा करने के लिए बैटरी के इस सिरे से यहां जो लगा है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो आपको यह सोचना है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप साइड से पी टाइप में जाएंगे तो धीरे धीरे तो यहां इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो होल से रिकम्बाइन भी तो करेंगे, तो कुछ देर बाद होल भी सारा खाली हो जाएगा। यानी कि ये पूरा पीएन जंक्शन का जो हिस्सा है, जो एक तरफ मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन थे, मेजॉरिटी चार्जेस होल थे, ये थोड़ी देर बाद खाली हो जाएंगे। नहीं, खाली नहीं होते हैं, उनकी डेंसिटी बराबर बनी रहती है। ये जो बैटरी है, ये बैटरी ऐसा करती है कि एक तरफ से होल इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करती रहती है। तो अगर यहां से 50 इलेक्ट्रॉन जंप किए तो बैटरी से 50 इलेक्ट्रॉन एंटर किए। अगर बैटरी से 50 इलेक्ट्रॉन एंटर किए और 50 इलेक्ट्रॉन यहां जंप किए और वो 50 इलेक्ट्रॉन इधर के 50 होल के साथ रिकम्बाइन किए, तो उसी समय यहां 50 होल रिकम्बाइन करने का मतलब 50 बॉन्ड बन गए। होल का मतलब क्या था? इनकम्प्लीटनेस। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहुंचे, बॉन्ड बन गए, और जैसे ये बॉन्ड बनेंगे वैसे ही यहां फिर 50 नए बॉन्ड टूटेंगे, और वो जो नए 50 बॉन्ड टूटेंगे उनकी वजह से फिर से 50 होल यहां बन जाएंगे और 50 इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी में यहां चले जाएंगे। तो जहां बैटरी के इस सिरे से 50 इलेक्ट्रॉन एन टाइप में गए थे, वहीं दूसरी तरफ इस बैटरी के पी सिरे में 50 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे। समझे बात को? तो यानी कि कहीं कुछ लॉस नहीं हो रहा है, कहीं कोई इलेक्ट्रॉनों का लॉस नहीं हो रहा है, कहीं कोई होल का लॉस नहीं हो रहा है। बस हो क्या रहा है, इस पूरे प्रोसेस में करंट का फ्लो हो रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए जो बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो यूज हो रहा है। ये भाई कार्य हो रहा है ना, अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस मूव करने में जो वर्क डन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो इन्वॉल्व है। इसकी वजह से बैटरी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। लेकिन ये नहीं होने वाला है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें से कम हो जाएगी, वो चार्ज कंजर्व रहेंगे। चार्ज कंजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि जब हम बाहर से वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं तो सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो करते हैं। तो सोचो, जब यहां से 50 इलेक्ट्रॉन गए होंगे इस एन टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन गए होंगे इस तरह से, तो करंट की दिशा ये होगी, आई इज द दिस डायरेक्शन अपोजिट। और जब इलेक्ट्रॉन यहां 50 बॉन्ड टूटे, 50 होल यहीं रह गए, 50 इलेक्ट्रॉन इधर निकले, तो अगर 50 ये इलेक्ट्रॉनों की ये दिशा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप देख रहे हैं सर्किट में इस तरह से करंट का भी एक फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो कैसे हो रहा है? इधर से होते हुए, पी से होते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गए इधर, और फिर ये इस तरह से करंट का फ्लो इस तरह हो रहा है। तो करंट का फ्लो कैसे होता है? करंट का फ्लो पी से एन की तरफ होता है। इसीलिए इसका सिंबल कैसे बनाया जाता है? इस पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसे बनता है, ये दिस इज द एन, दिस इज द पी, एंड दिस एरो रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन, यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। पीएन जंक्शन का ये सिंबल होता है, माने है उसका, मतलब है उसका, क्यों ऐसा होता है। अब मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? जो आपने अप्लाई किया पोटेंशियल और जो करंट फ्लो हो रहे हैं उसके बीच का ग्राफ। तो एक ग्राफ हम बना देते हैं फॉरवर्ड बायस, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ रही है ना, वोल्टेज लगाने के साथ करंट का विकास हो रहा है, करंट मूव कर रहे हैं, चार्ज जो है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मूव कर रहे हैं। सर्किट के अंदर एक करंट का प्रॉपर फ्लो बन रहा है, इसलिए इस तरह की स्थिति को हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व कह रहे हैं। अब
वही जो मैंने अभी तक बात बताई वही फिर से बताता हूं मैं। शुरू में जब आपने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया था तो कोई करंट नहीं थी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि सिर्फ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जों के फ्लो को नहीं अलाउ कर रही थी कि आगे चार्ज फ्लो करें। फिर क्या हुआ, आपने पोटेंशियल लगाया। शुरू में पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम थी। पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होने का मतलब इस बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम थी, इतनी कम थी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को वो पार नहीं करवा पा रही थी। तो आपने कुछ तो पोटेंशियल लगाया ही था, कुछ पोटेंशियल लगा, इतना पोटेंशियल लगा, लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हुई, क्योंकि इतना पोटेंशियल इतना पर्याप्त नहीं था कि इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करा सके। फिर क्या हुआ, आपने थोड़ा सा पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई। तो थोड़ा पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे, अब आपको दिमाग में ये बात एक बैठा लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होती है सबकी बराबर नहीं होती। अगर आपके पास क्रिस्टल है, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि 10 के 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के हैं। इसके पीछे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। ये लॉ ये कहता है कि जब आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें से बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बहुत कम होगी। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन मिडिल रेंज में आते हैं। जैसे हमारे भारत की व्यवस्था, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था देखो। हमारे भारत में अगर कहा जाए कि जो मतलब कितने 1,30,00,000 1,30,00,000,000 जनसंख्या है, इस 1,30,00,000,000 जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी 100 अरब से ज़्यादा है? बहुत कम, बहुत कम होंगे। 100 अरब इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो 100 अरब मतलब 1,30,00,000,000 की तुलना में तो बहुत ही कम होंगे। मान लो आपने कहा 20 लाख लोग हैं, तो 20 लाख और कहाँ, पूरी भारत की आबादी 1,30,00,000,000, उसकी तुलना में 20 लाख, इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बिल्कुल कुछ भी खाने को नहीं है, बिल्कुल रोज की जीवन भी उनका गुजारा नहीं हो रहा? ऐसे भी बहुत नहीं होंगे, है ना? होंगे, हो सकता है अरब पतियों से 100 अरब वाले 20 लाख है, तो ऐसे हो सकता है 8-10 करोड़ लोग मिल जाएं जो बिल्कुल मतलब नथिंग, नो, किसी स्कीम में नहीं, कोई पैसा, ना सरकार से कोई पैसा मिल रहा है, ना कहीं से कोई मदद मिल रही है, बिल्कुल उनके पास कुछ है ही नहीं, खाने को कुछ भी नहीं, एकदम जीरो आय वाले लोग हैं, जीरो प्रॉपर्टी, जीरो इनकम, जीरो समथिंग, एवरीथिंग इज जीरो। मतलब कम ही होंगे, उतने नहीं। मेजॉरिटी में लोग कौन से हैं? मेजॉरिटी में लोग वो हैं जो थोड़ा, कोई महीने का 5,000 कमाता है, कोई महीने का 2,000 कमाता है, कोई महीने का 70 मतलब कुछ 20,000 25,000 इस तरह के लोग होंगे। तो वो मिडिल क्लास ऐसा है। यही हाल इलेक्ट्रॉनों के साथ भी होता है। तो इस हिस्से में ये मान के चलना कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बराबर एनर्जी के हो ही नहीं सकते। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बाकी सारे इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा होगी, और यही वो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जिनको थोड़ी सी जब एनर्जी मिल जाती है बैटरी से, तो ये उस थोड़ी सी एनर्जी में अपनी पहले से मौजूद एनर्जी जोड़ करके बैरियर को पार कर जाते हैं। तो उसकी वजह से आप मान लो थोड़ा सा करंट उठेगी। देखो जरा सा, ये करंट थोड़ी सी उठी, ये थोड़ी सी करंट उठी, यहाँ मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, हल्का सा उठा रहा हूँ इस तरह से। अब ये करंट थोड़ी सी देखो ज़्यादा हो गई है। फिर आपने बैटरी को और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ी। देखो ये गैप, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि जूम में कर दूंगा, कोशिश करूंगा एडिट करते समय। दिस देखो, अब यहाँ गैप, यहाँ बिल्कुल जीरो था करंट, थोड़ी सी करंट उठी, थोड़ी और उठी, थोड़ी करंट और उठी। उसके बाद फिर आपने क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो तो आपकी करंट थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन फिर एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब इस बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इस पोटेंशियल बैरियर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। मतलब ये जो रुकावट डाल रहा था उसको इसने बैलेंस कर दिया, तो इसका मतलब है रुकावट को काउंटर कर लिया गया। ऐसे हालात में यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बहुत हाई एनर्जी के वो भी, और जो कम एनर्जी के थे वो भी, अब वो सब पार कर जाएंगे, क्योंकि जो रुकावट थी वो बैलेंस हो गई ना बाहर से लगने वाले फोर्स की वजह से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, करंट एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अब पास कर रहे हैं जंक्शन को। तो आप ये देखते हो
पीएन जंक्शन में करंट पहले तो बहुत कम होती एंड आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज वैल्यू इट सडनली स्टार्टेड टू इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड द नी वोल्टेज। इसको नी वोल्टेज हम कह रहे हैं क्योंकि इस वोल्टेज के बाद घुटने टेक देता है हमारा बैरियर और करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर मैं आपको इस ग्राफ को, ये करंट का ग्राफ, ये करंट का है एक्सिस, ये पोटेंशियल का एक्सिस है। अगर इसी में हम ओम्स लॉ बनाए तो ओम्स लॉ का आपको मालूम है, ओम्स लॉ में V और I के बीच में ग्राफ कैसा होता है? एकदम सीधा ग्राफ, लीनियर ग्राफ। तो इसीलिए वो सारे डिवाइस जिसमें ओम्स लॉ फॉलो होते हैं, जैसे आप पीतल का टुकड़ा ले लो, आप लोहे का तार ले लो, एल्युमिनियम का तार ले लो, इनमें ओम्स लॉ फॉलो होता है। मतलब वोल्टेज करंट के बीच में ग्राफ खींचोगे हमेशा लीनियर लाइन होगी। लेकिन पीएन जंक्शन में ग्राफ कैसा है? लीनियर नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कुछ पैराबोलिक जैसा चल रहा है। दिस इज नॉन लीनियर। इसीलिए आपका जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन डिवाइस जो होती है, पीएन जंक्शन डायोड भी इसको कहते हैं, डायोड होते हैं, ये कैसे डिवाइस है? नॉन लीनियर डिवाइस हैं, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द लीनियर नेचर ऑफ द ओम्स टाइप ऑफ थिंग। ओम्स लॉ जैसा नहीं है कि वोल्टेज और करंट के बीच में बिल्कुल सीधा सा ग्राफ बनता है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन होती है। इसीलिए आपने देखा लोहे का तार है, उसका रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, तो क्योंकि जब भी स्लोप निकालोगे रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता। खैर ये थोड़ा सा अपर साइड में हम चले गए। फिलहाल आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा फॉरवर्ड बायस होता है उसमें ग्राफ कैसा होता है? इस तरह से बढ़ता हुआ जाता है, एकदम से इंक्रीज करता है। दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द रिवर्स बायसिंग, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसलिए क्योंकि ये इस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुण, प्रॉपर्टीज, वर्च्यू आप कह सकते हो। अब देखो ये हमारा पोटेंशियल बैरियर है, वैसा ही मामला है हमारे पास। इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, इधर बहुत सारे होल थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इधर से तार जोड़े, तार को हमने जोड़ा और तार को ऐसा जोड़ा कि बैटरी को पलट दिया। बैटरी को पलटने का मतलब क्या है? हमने निगेटिव जोड़ दिया इधर, पॉजिटिव जोड़ दिया इधर। ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर लग गई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गई, राइट टू लेफ्ट हो गई, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट टू लेफ्ट हो गई। मतलब क्या हुआ कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम था? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड काम था कि इन चार्जों को इधर ना आने दिया जाए, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन वगैरह है उनको इधर ना आने दिया जाए, और जो इधर के होल्स वगैरह है मेजॉरिटी वाले उनको इधर ना जाने दिया जाए। ये काम था इनका। अब उसी काम को बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर रही। देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड काम था इन दोनों को सेपरेट रखना, इधर के चार्जों को सेपरेट रखना, तो जब जैसे बैटरी आपने लगाई तो बैटरी की डायरेक्शन भी इसी की डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है इसकी नियत भी इसी जैसी है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की नियत भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है। तो जहां इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जों के बीच में दूरी रखे था, उनको अलग अलग किए था, अब वही काम इसने भी करना शुरू कर दिया। आपका जो ये जो बाहर से बैटरी लगाई है इसने भी काम करना शुरू कर दिया। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि ये बैटरी जो होगा वो इनको और दूर करेगा। ये जो चार्ज इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, इधर जो पॉजिटिव होल का समुद्र है, इनमें और सेपरेशन करना शुरू करेगा। तो जैसे और सेपरेशन शुरू करेगा तो सोचो यहाँ के जो आयंस थे उन आयनों के बीच चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो आयन की लेयर थी वो और भी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो आपके पोटेंशियल बैरियर में जहाँ पिछली बार, जहाँ पहले, इससे पहले केस में केवल एक मान लिया था, एक पॉजिटिव आयन की लेयर है, एक नेगेटिव आयन की लेयर है। अब चूंकि ये जो बैटरी है जिसमें कि बैटरी का नेगेटिव सिरा P से जुड़ गया, बैटरी का पॉजिटिव सिरा N से जुड़ गया, उसने क्या किया कि अब चार्जों को और सेपरेट किया, और सेपरेट करने की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में एक बैरियर थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया। तो हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा और चौड़ी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है अब तो इनके पार करने की गुंजाइश ही नहीं, तो और पीछे पछड़ गए ना। पिछले केस में इनको धक्का देकर इधर भेजा जा रहा था,
आपके केस में क्या हुआ, इसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स हो गया ना, सारा मामला रिवर्स हो गया। जहां बैटरी पिछले केस में इलेक्ट्रॉनों को सपोर्ट कर रही थी कि भाई ठीक बैरियर के उस तरफ जाओ, वहां अब की बार क्या हो रहा है कि बैटरी ने उनको और भी दूर दूर कर दिया। अच्छा, तो बड़ी बुरी बात हो गई भाई, अब तो फिर कोई करंट का माहौल ही नहीं बनना। लेकिन निराशा में भी आशा के किरण है। क्या है ये देखो, इनके बारे में सोचो, ये कौन है, निगेटिव, ये जो होल्स हैं, क्योंकि यहां संख्या में कम है, कम संख्या में है, तो जहां ये इलेक्ट्रॉन पीछे पछड़ गए, इधर होल पीछे आ गए, वहीं पर ये जो पॉजिटिव चार्ज होल थे, अब देखो ये बैटरी का प्लस सिरा है, तो बैटरी के प्लस सिरे ने इस तरह से, बैटरी का प्लस सिरा है और यहाँ बैटरी का माइनस सिरा। आप ऐसे इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो प्लस सिरा है ये इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। आप मान सकते हो, इट इज नॉट अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डीप फिजिक्स, बट जस्ट ट्राई टू विजुलाइज दिस कि पॉजिटिव चार्जेस ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों को इधर खींच लिया, निगेटिव पोटेंशियल ने होल को इधर खींच लिया, जिसकी वजह से एक लेयर और खुल गई पोटेंशियल बैरियर की। पोटेंशियल बैरियर चौड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी उसी समय ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है माइनॉरिटी वाले, इनको ये पॉजिटिव पोटेंशियल धक्का दे रहा है इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल बैटरी का इन होल को तो रिपल करेगा ना, प्लस प्लस रिपल करते हैं, अब वो रिपल्सन है। और दूसरी तरफ ये जो निगेटिव पोटेंशियल है, ये क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो जो यहां कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन है उनको आगे धक्का दे रहा है, जो कि माइनॉरिटी में है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि ये जो होल्स हैं माइनॉरिटी वाले, वो इस प्लस पोटेंशियल की वजह से इधर जाना चाहेंगे और इन पॉजिटिव आयन, अब ये जो पॉजिटिव आयन के लिए इनको धक्का देगी, भाई वापस जाओ। लेकिन चूंकि बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे रहा है बाहर से, तो जब ये एनर्जी देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को, इस हिस्से को पार करेंगे, और जैसे इस हिस्से को पार किए, इधर तो निगेटिव आयन है ही, वो तो खींच ही लेंगे, और नेगेटिव आयन खींच लेंगे, और इधर नेगेटिव प्लेट वो भी खींच लेगी। तो ये जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं ये यहां से पार कर जाएंगे, और वैसे ही इनका जो माइनस सिरा है वो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। तो इलेक्ट्रॉनों खाली इन दो लेयर को पार करना है, क्योंकि यही दो लेयर उनको अपोज कर रहे हैं जो कि नेगेटिव चार्जेस की हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इन लेयर को पार करेगा, तुरंत ही जो पॉजिटिव आयनों की लेयर को खींच लेगी। जैसे खींचेगी तो ये जो माइनॉरिटी है वो इधर चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस समय ये उल्टी पोजीशन हो गई, रिवर्स बायसिंग हो गई, उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान मेजॉरिटी चार्जेस तो मजबूर हो गए, वो तो अब कहीं, वो तो खींच लिए गए, उनको तो नकेल लग गई उनके ऊपर। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्जेस संख्या में कम है, वो जंक्शन के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, क्योंकि जहां मेजॉरिटी चार्जेस के लिए स्थिति उनके फेवरेबल नहीं है, वहीं माइनॉरिटी चार्जेस के लिए ये पोटेंशियल कंडीशन फेवरेबल हो गई। नाउ दे कैन क्रॉस द जंक्शन, बट इसकी वजह से करंट बहुत ही कम होगी, माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻⁶ एम्पियर के ऑर्डर की होगी, क्योंकि मेजॉरिटी वाले ज़्यादा में होते हैं, माइनॉरिटी वैसे कम होते हैं। तो माइनॉरिटी चार्जेस पार तो कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि माइनॉरिटी चार्जेस की करंट जो है वैल्यू बहुत कम होगी, बिकॉज करंट इज व्हाट, अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। तो माइनॉरिटी है ना भाई, तो माइनॉरिटी तो वैसे ही कम होते हैं। तो अब यहां पर हम कैसे बनाएंगे, अब चूंकि रिवर्स बायस है तो हम सारा ग्राफ उल्टा कर देंगे भाई। पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में ऐसे लिखा था, ये V, ये I, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन थी जहां करंट इस तरह से बह रही थी, इस तरह से। रिवर्स बायस में क्या होगा, ये V दिखा रहा है रिवर्स बायसिंग, और ये करंट दिखा रही है रिवर्स करंट। तो करंट की जो ये बहुत ही कम मात्रा में माइनॉरिटी चार्जेस हैं, इनकी वजह से एक बहुत छोटी सी करंट यहाँ पर फ्लो करेगी। आप देखो मैंने गलत बना दिया, ये करंट है, ये वोल्टेज है, सॉरी वोल्टेज फॉरवर्ड के उल्टा अपोजिट रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट के अपोजिट में उल्टा रिवर्स करंट। तो आप देखो यहाँ पर देखो करंट इस तरह से कांस्टेंट है, क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट नहीं बढ़ रही है। क्योंकि करंट कहां से बढ़ेगी भाई, अगर माइनॉरिटी चार्जेस यहाँ 50 थे तो 50 के 50 इधर जा रहे हैं, फिर यहाँ बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, फिर 50 होल क्रिएट होते हैं। तो जो 50 ही क्रिएट हो सकते हैं तो 50 ही तो क्रिएट होंगे, हद से 50 तो जा सकते हैं, उनकी संख्या अपने आप तो बढ़ेगी नहीं।
क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, उनकी संख्या वही जो अपनी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जितनी थी उतनी रहेगी। इसीलिए आप देखते हो कि वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ हमारी जो सिचुएशन, इसको कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स जो कि रिवर्स बायसिंग में है। सैचुरेशन इसलिए क्योंकि माइनॉरिटी चार्जेस की जो डेंसिटी बहुत कम होती है और जितनी होती है उतनी ही रहती है, अगर आप टेम्परेचर जैसी कंडीशन को नहीं बढ़ा रहे हो तो शर्तों के साथ। तो अगर आपने बाकी चीज़ों पर कंट्रोल कर रखा है तो माइनॉरिटी चार्जेस संख्या सैचुरेट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, अपने आप चेंज नहीं होती, और फिर इसलिए उनकी करंट भी जितनी माइक्रो एम्पियर की जो भी होती है उतनी ही रहती है, फिक्स रहती है, एक तरह से चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में फॉरवर्ड करंट देखते हैं और रिवर्स बायसिंग में रिवर्स सैचुरेशन करंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दिस इज द टॉपिक जो कि मुझे आज कवर करना था, आपके पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं और कोई क्वेश्चन है आपके साथ तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और अगर लगे ये वीडियो आपको सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इसको लाइक करें, बिकॉज लाइक इज द न्यू फ्यूल इन दिस वर्ल्ड। सो मोर यू लाइक, मोर यू शेयर दिस विद योर फेलोज, तो उतना ही ज़्यादा यूट्यूब को लगेगा कि जो काम किया जा रहा है इस मेरे द्वारा वो कुछ फ्रूटफुल है और वो कुछ सपोर्ट करता है हमें। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।